नमस्कार दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आसान क्वेश्चन लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये हमने दोस्तों लेटेस्ट का भी 2024 और 25 का हमने इसको मेंशन किया, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग 10+ बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जाम्स को मिलाकर। पूर्ण रूप से व्याख्या इसका नीचे दिया गया है। आगे वाला क्वेश्चन भी दोस्तों देखिएगा, 3 बार इसको रिपीट किया गया है। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी क्वेश्चन 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, चाहे वो SSC हो या फिर रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, साइंस जिसमें पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन है CH3COO CH3COO की उपस्थिति में CH3COOH दोस्तों ये क्या है? ऊपर वाला CH3COO इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट उसको बोला जाता है। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में CH3COO मतलब एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की विलेयता किसके कारण कम हो जाती है? इसमें किसके कारण कम हो जाती है दोस्तों? तापमान में वृद्धि, ऑक्सीकरण, सम आयन प्रभाव या फिर आयन युग्मनज। तो किसके कारण हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों सम आयन प्रभाव के कारण। और इसका पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे दोस्तों, नीचे यहाँ पर देखिएगा दिया गया है दोस्तों CH3 एक दुर्बल अम्ल है, CH3COOH जिसे दोस्तों एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एसिटिक अम्ल इसको बोला जाता है। एसिटिक अम्ल इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। एक दुर्बल अम्ल है। यह जल में यह समावस्था के अनुसार आंशिक पृथक्करण से गुजरता है, आंशिक पृथक्करण के अनुसार गुजरता है। इसका पूर्ण रूप से समीकरण यहाँ पर दिया गया है CH3COOH। ये क्या होता है दोस्तों? H+ आयन त्याग देता है, जो कि उसके बाद दोस्तों सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट क्या है? एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बना एक लवण है, साल्ट है। सोडियम एसीटेट क्या होता है दोस्तों? एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या है इसमें दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसको इन दोनों को मिलाकर दोस्तों ये सोडियम एसीटेट बनाया जाता है, मतलब मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अधिवृक्क हार्मोन्स, एड्रिनल जिसे बोला जाता है दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन जिसे बोला जाता है, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर विकल्प सही है? एड्रिनल हार्मोन से दोस्तों कौन सा कथन सही है? ये भी दोस्तों लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2022 और 2024 में सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। कथन है दोस्तों, हृदय तेजी से धड़कता है, इस हार्मोन्स की वजह से श्वसन दर बढ़ जाता है, रक्तचाप कम हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे एड्रिनल हार्मोन्स की, तो इससे दोस्तों हृदय तेज़ी से धड़कता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें बोला है कौन सा कथन सही है, तो पहला सही हो जाएगा श्वसन दर बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्तचाप, ये भी दोस्तों रक्तचाप बीपी भी दोस्तों बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ाने का काम करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 2, ये तीसरा वाला कम जो बोला गया है, रक्तचाप कम हो जाएगा। रक्तचाप कम नहीं होता दोस्तों, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसी को दोस्तों लड़ो या भागो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। लड़ो या भागो हार्मोन्स के नाम से इसी को बोला जाता है, एड्रिनल हार्मोन्स को। एड्रिनल हार्मोन्स का शारीरिक गतिविधि के लिए तैयार करता है, जिसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? हृदय की गति के लिए जिम्मेदार होता है, रक्तचाप दोस्तों बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों इसके काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का बल है, एक वस्तु को 20 न्यूटन का बल पर एक वस्तु लगाया जाता है जो कि 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब डी का मान बोला है दोस्तों 2 मीटर। अब बल लगाया गया है तो कितना? 20 न्यूटन का बल इस पर लगाया गया है। 20 जूल कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 20 जूल, यह डब्ल्यू का मान हो जाएगा दोस्तों 20 जूल। अब बोला गया दोस्तों थीटा का मान क्या होगा?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, जब कोण की बात किया जाए तो एफ बराबर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों एफ इंटू डी इंटू कास थीटा, एफ डी कास थीटा। आप ये फार्मूला दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एफ डी कास थीटा, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। डब्ल्यू का बराबर होता है एफ डी कास थीटा। डब्ल्यू में डब्ल्यू का मान दिया है दोस्तों, डब्ल्यू का मान दिया है कितना है 20 जूल। तो 20 बराबर हो जाएगा, एफ का मान है कितना न्यूटन दिया गया है 20 गुणे डी का मान दिया है दोस्तों कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है दोस्तों, विस्थापित कितना हो जाता है तो 2 मीटर इंटू कास थीटा। तो इसको काटेंगे दोस्तों 1 से हो जाएगा 1 बाई कास थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब कास कितने अंश का मान होता है, कास कितने डिग्री का मान होता है, ये 1/2 तो हो जाएगा दोस्तों कास 60 है, कास 60 अंश का मान होता है 1/2। तो थीटा का मान हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। अगर एंगल की बात किया जाए मतलब किसी कोण की बात किया जाए, लगाया गया बल और किसी वस्तु में विस्थापन अगर कोण की दिशा में पूछा जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा। दोस्तों यहाँ पर पूछता है अगर 90 डिग्री का कोण बना रहेगा, मान लीजिए लगाया गया बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण है तो कार्य कितना होगा, तो कार्य शून्य हो जाता है। 90 डिग्री के केस में कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि कास 90 अंश का मान कितना होता है 0, कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो कार्य की बात किया जाएगा तो सभी का मान 0 हो जाएगा, इसको याद रखें। 90 अंश के केस में 90 अंश के केस में कार्य 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, बोला गया अमीनो अम्ल में कौन से कार्यात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं। पेप्टाइड आबंध की बात करें दोस्तों, जिसमें अमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक दोस्तों अमीनो समूह। एक कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है -COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह। और अमीनो अम्ल का समूह होता है दोस्तों -NH2 होता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह मिलकर पेप्टाइड आबंध बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। पेप्टाइड आबंध या फिर बंध की बात करें, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक हो जाएगा दोस्तों अमीनो समूह, ये दोनों मिलकर एक पेप्टाइड समूह बनाते हैं या फिर बंध बनाते हैं। तो इसकी बात किया जाए, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक और अमीनो समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक और अमीनो समूह। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2 बार लगातार पूछा गया था सेम क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर नीचे उसका डिटेल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक और अमीनो समूह, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह -NH2, अमीनो समूह क्या होता है -NH2, और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच प्रतिक्रिया से पेप्टाइड बंध बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह प्रक्रिया एक संघनन प्रक्रिया है या निर्जलीकरण संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है, जो एक जल अणु H2O मुक्त करती है। मतलब इन अपक्रिया से दोस्तों जल मुक्त होता है, ये भी याद रखिएगा। और कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन और अमीनो समूह के नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है RRB JEE और NTPC वालों के लिए। कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन अमीनो समूह के नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनता है, तो सहसंयोजक बंध बनता है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई भी सजेशन हो, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में निस्संदेह पूछ सकते हैं या फिर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है दोस्तों, 2 पिंडों के बीच आकर्षक बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण के दूरी के वर्ग के कहलाता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती 2 होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मतलब दोस्तों 2 पिंडों के बीच अगर दूरी लगता है 1 है, ये 2 है, तो इनके बीच में लगने वाला यह बल क्या कहलाता है, F बराबर
यह बराबर हो जाएगा G(m1)(m2/r², m1(m2/r²। ये दोस्तों क्वेश्चन व्युत्क्रम अनुपाती जो है पीछे लगेगा, पृथक्करण के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये बोला दोस्तों अनुक्रम अनुपाती, ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल जी के कारण। यहाँ पर इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी का सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो। जो अगला क्वेश्चन हमने बताया है, ये फार्मूला F बराबर G(m1)(m2/r²। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, चाहे SSC CGL हो, SSC CHSL हो, या फिर दोस्तों रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो। कभी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है दूरी मतलब आर, दूरी मतलब आर को दोगुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपली इसमें आप लोग पुट करके उसको निकालेंगे, कितना गुना होता है कितना कम होगा, ये यहाँ पर सिंपली पुट करके इसमें वैल्यू को पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। दोस्तों बात करेंगे, यदि ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट में कितना होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात किया जाए अगर दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये होता है दोस्तों ग्लूकोज का, ये होता है ग्लूकोज का। अब पाइरूवेट का जो सूत्र होता है दोस्तों, पाइरूवेट का जो सूत्र होता है C3H4O3, ये होता है पाइरूवेट का सूत्र। पाइरूवेट का सूत्र होता है दोस्तों C3H4O3, ये होता है पाइरूवेट का। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये दोस्तों याद रखिएगा। तो बोला गया है यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु है, बिल्कुल दिया है दोस्तों, कार्बन का अणु 6 है, आप लोग देख सकते हैं कार्बन का अणु 6 है। तो दोस्तों पाइरूवेट में कितना होगा, मतलब कार्बन के अणु की बात क्या है, तो कार्बन का अणु पाइरूवेट में हो जाएगा दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 कार्बन अणु। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 कार्बन अणु। दोस्तों इसका पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल नीचे दिया गया है, पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। बोला गया है दोस्तों हृदय कक्ष में लेफ्ट वेंट्रिकल है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल्स जिसे बोला जाता है बायां निलय, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया गया है। हृदय कक्ष में टोटल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों हृदय में, तो हो जाएगा दोस्तों 4, 1 2 3 4। तो बायां निलय में रक्त प्रवाह में क्या कार्य करता है, बायां निलय जो होता है रक्त प्रवाह में क्या कार्य करता है, उसका काम क्या है बायां निलय का। तो बायां निलय के काम हो जाएगा दोस्तों शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है शरीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में बायां निलय का क्या काम होता है, शरीर में मतलब हृदय से जो रक्त पंप करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसी ब्लड को दोस्तों ये पंप करता है, सभी अंगों तक पहुंचाता है पंप करके। जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसमें, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको दोस्तों ये पंप नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों 2024-2025 में सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और दोस्तों इसके पूरे चारों चैम्बर की बात किया जाए, अगर हृदय के चारों चैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है चारों चैम्बर से मिलाकर। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर की बात किया जाए तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और चारों चैम्बर का क्या काम होता है, बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद से रिलेटेड जो सभी चैम्बर हैं 1 2 3 और 4, चारों के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बात किया जाए दोस्तों बायां आलिंद, पहले बायां आलिंद की बात किया जाए तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन को प्राप्त करता है फेफड़ों से, उसे बाएं नीले में पंप करता है, बायां नीले में पंप करता है। मतलब दोस्तों बायां आलिंद का काम होता है ऑक्सीजन को प्राप्त करना, उसको बाएं नीले तक भेजना, ये होता है बायां आलिंद का काम। और दोस्तों अगर बात करें
दायां आलिंद का काम होता है दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध है, ऑक्सीजन रहित का मतलब अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। दायां आलिंद का काम होता है अशुद्ध ऑक्सीजन अशुद्ध ब्लड को प्राप्त करता है दोस्तों दायां आलिंद। अब बायां नीले का क्या काम होता है, तो बायां आलिंद को शुद्ध रक्त प्राप्त करता है बायां आलिंद से, और दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन युक्त पंप करता है, जो हमने क्वेश्चन में अभी पूछा था। ऑक्सीजन में जिसमें ऑक्सीजन रहेगा दोस्तों शुद्ध रक्त को उसको पंप करता है सभी अंगों तक। अब दायां नीले की बात किया जाएगा दोस्तों, दायां नीले शरीर से आया ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से प्राप्त करता है और फेफड़ों तक पंप करने में सहायता करता है, सहायता करता है। और जाकर दायां नीले का काम होता है अशुद्ध रक्त को। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। सभी चारों के चारों चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है चारों के चारों चैम्बर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें जो नीचे हमने मेंशन किया डिटेल में वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने 3 बार इसको लेटेस्ट वाला हमने इसको अभी मेंशन किया है। इसको ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगभग 20 बार पूछा गया होगा, 20 बार दोस्तों रेलवे और एसएससी मिलाकर 20 बार प्लस पूछा गया होगा। पूछा है दोस्तों अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन 2 गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। आसान है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोस्तों 3 बार यहाँ पर लेटेस्ट में भी 2024-25 में पूछा गया है। दोस्तों इसके डिटेल की बात किया जाए, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा दोस्तों और डिटेल की बात करें तो अम्लीय वर्षा का सबसे पहले मान पूछता है पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों 5 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा ये दोस्तों। बहुत अब जब अगर पूछे अम्लीय वर्षा का पीएच मान बहुत ज़्यादा अम्लीय होने पर कितना होता है तो उसका रेंज हो जाता है दोस्तों 4.2 से 4.5, 4.2 से 4.4, 4.2 से 4.4 होता है जब बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। मेनली पूछता है 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का। और दोस्तों बात करें अम्लीय वर्षा कैसे बनता है तो ये हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, मुख्य रूप से फार्मूला होता है NOx या फिर NO2 आप लोग कर सकते हैं। गैसें ज्वालामुखियों जैसे प्राकृतिक स्रोतों तथा बिजली संयंत्रों ईंधन के जलने आदि क्रियाओं से उत्सर्जित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्सर्जित होता है, वायुमंडल में कहाँ से आता है, इसके बारे में दिया गया है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर अम्लीय वर्षा बनने का कारण क्या पूछेगा तो हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, वायुमंडल में क्या है ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, क्रिया कर लेता है पानी के साथ करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। अब पूछता है दोस्तों क्वेश्चन बना देता है कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनता है किस कारण बनता है तो हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पानी से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके ये जल और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है जो वर्षा के साथ ज़मीन पर गिरते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वाला लाइन नीचे वाला 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल निसंदेह पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अचार को सुरक्षित करता है। रसायन अचार को प्रतिरक्षित करने में प्रायः प्रयोग किया जाता है, मतलब जो है दोस्तों प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या मिलाने पे इनमें से अचार जो है ख़राब नहीं होता है, मतलब लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। यह भी दोस्तों यहाँ से लगभग 3 बार पूछा गया था, लेटेस्ट में 2022 के बाद 3 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोस्तों ऑप्शन का यहाँ पर प्रिजर्वेटिव से ख़राब वाले से पूछा जाए तो ऑप्शन दोस्तों बदल के ये दोस्तों लगभग 10 बार पूछा गया है, 10+ बार पूछा गया है ऑप्शन बदल के। तो ये हो जाएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरका का प्रयोग करके। अब सिरका का प्रयोग किस रूप में किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल नीचे दिया गया है, इसको याद रखिएगा। सिरका के अलावा दोस्तों एक प्रिजर्वेटिव होता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम
बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट होता है। इसको भी दोस्तों खाद्य प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य मतलब भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों सोडियम बेंजोएट का ना रहे तो अगर रसोई रसायन की बात किया जाए तो हो जाएगा दोस्तों सिरका का प्रयोग किया जाता है। रसोई रसायन का बात किया जाएगा, सिरका का प्रयोग किया जाता है। नीचे पूर्ण रूप से डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिरका। आचार को प्रतिरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता था। सोडियम बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, लेकिन नमक, सोडियम क्लोराइड और सिरका एसिटिक एसिड भी प्राकृतिक प्रतिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो फफूंद से आचार का बचाव करते हैं। जो फफूंद से आचार का बचाव करते हैं, इसको याद रखें। नमक भी प्रयोग होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड और सिरका, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों इसको प्रयोग किया जाता है खाद्य प्रतिरक्षक के रूप में। मुख्य रूप से होता है दोस्तों सोडियम बेंजोएट, जो कि दोस्तों कभी कभी हानिकारक भी होता है। अब प्राकृतिक रूप से हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल, जो कि दोस्तों सिरका का नाम है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ऊपर हमने सूत्र बताया CH3COOH, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पोर्टर दोस्तों एक मैन है जो ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है। ज़मीन से दोस्तों मान लीजिए लैंड है, यहाँ से दोस्तों 12 केजी सामान उठाता है, जो ज़मीन के ऊपर 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है, यहाँ पर एक सामान उठाता है। कितना है? 12 केजी का 12 केजी का सामान उठाता है अपने सिर पर। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जो कि जी का मान दिया है। तो किए गए कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान भी मतलब वही फार्मूला लगेगा दोस्तों। अगर ऊंचाई की बात किया जाएगा तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा mgh। तो m का मान कितना है दोस्तों? m का मान दिया है द्रव्यमान 12 गुणे h का मान दिया है 1.5 और g का मान दिया है दोस्तों 10। ये हो जाएगा दोस्तों 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणे 12, तो 15 गुणे 12 हो जाएगा 180, 180 जूल। W का मान हो जाएगा 180 जूल। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। 180 जूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 180 जूल। आप लोग नीचे पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बना कर लाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को हल्का से भी इसका प्रॉफिट हो रहा हो, इसको अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।